हाय स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनियन लेक्चर में वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्टार्टिंग फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की कैसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। कहीं पे भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो हाउ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अब तक कवर किया है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस कवर किया है, वो सारी चीज़ें इस टॉपिक यानी मैग्नेटिक फील्ड में काम आने वाली है। एंड इन दिस लेक्चर वी आर मेनली गोइंग टू टॉक अपॉन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। और हमारे नए व्यूअर्स के लिए मैं बता देता हूँ, ऑनियन फिजिक्स एक ऐसी फिजिक्स टीचिंग मैकेनिज्म है जिसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चंस या सिचुएशंस के ऊपर एनालिसिस करते हैं। जैसे ऑनियन की लेयर्स खोलने पे अंदर नया ऑनियन निकलता है, उसी तरह हम अलग अलग सिचुएशंस की लेयर्स में घुसते जाते हैं और नए नए कॉन्सेप्ट्स कवर करते जाते हैं। ट्रेडिशनल टीचिंग हमारे चैनल पे, पेरेंट चैनल फिजिक्स गैलेक्सी के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। आई स्ट्रांगली सजेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स कि आप अगर हमारे कॉन्सेप्ट वीडियो से टॉपिक कवर कर लेते हैं तो ये ऑनियन फिजिक्स आपके टॉपिक्स को और ज़बरदस्त लेवल पे, एप्लीकेशन लेवल पे बिल्ड कर देगा, क्योंकि यहाँ वैरायटी ऑफ केसेस के साथ हम सारे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करेंगे। और अगर आपके पास टाइम कम है, आप यू शुड फोकस ऑन रिवीजन चेकलिस्ट। आप रिवीजन चेकलिस्ट पे फोकस कीजिए। यूट्यूब पे सर्च कर दें रिवीजन चेकलिस्ट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, या किसी भी फिजिक्स के टॉपिक की रिवीजन चेकलिस्ट आप अगर देख लेते हैं तो ऑनियन फिजिक्स उसको बहुत ज़बरदस्त लेवल पे एलिवेट करेगी, बिकॉज रिवीजन चेकलिस्ट से आपके पूरे के पूरे टॉपिक के शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे और आपके दिमाग में सारी चीज़ें एक साथ बैठी रहेंगी। डू नॉट मिस आउट रिवीजन चेकलिस्ट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेन और नीट। और जेईई एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए बूस्टर चेकलिस्ट भी अवेलेबल है। और यहाँ पे ऑनियन फिजिक्स को फॉलो करते हुए वी आर रेफरिंग द बुक्स फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 3B। वॉल्यूम 3A वाज अप टू करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस वॉल्यूम 3B इज मेनली फोकस्ड अपॉन द कंप्लीट सेक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म, ईएमआई एंड एसी। तो साथ साथ आप करते रहें। ये बुक ऐसे प्रिपेयर्ड है जो आपके दिमाग में सारी चीज़ों को विजुअलाइजेशन लेवल पे बिल्ड करती जाएगी। आइए देखते हैं डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। फर्स्ट सिचुएशन वी आर गोइंग टू टेक अप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्जेस। अगर हम मूविंग चार्जेस की बात करें, यू नो वेरी वेल अ स्टैटिक चार्ज, if there is a charge plus q, it develops a electrostatic field in surrounding, E in surrounding. This is always there in surrounding of a charge. अगर ये चार्ज यहाँ पे मूव करना शुरू करता है किसी भी डायरेक्शन में, तो यू नो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन सराउंडिंग है, दिस विल स्टार्ट वेराइंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर ये चार्ज किसी पॉइंट की तरफ जा रहा है तो इसके आगे वाले रीजन में, इस रीजन में हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी इंक्रीजिंग बिकॉज चार्ज इज गेटिंग क्लोज। इसके पीछे वाले रीजन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिक्रीजिंग बिकॉज इट इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस रीजन। तो चार्ज के मूवमेंट से इसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। और किसी भी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं इस रीजन में जो फील्ड एनर्जी होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन दिस सिचुएशन। जब भी कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उसकी सराउंडिंग में फील्ड एनर्जी दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दिस ऑल्सो चेंजेस। सो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी भी रीजन में एनर्जी वो चेंज होगी। और एनर्जी इन अ सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और इन द सराउंडिंग देयर इज नो अदर एक्सटर्नल इफेक्ट इज देयर, तो जब इस चार्ज पे कभी कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा तो इसके कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करने में कोई वर्क भी नहीं होगा, इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, यानी इस सिस्टम में बाहर से कोई एनर्जी नहीं आ रही है। सो इन दैट केस यहाँ पे अगर एनर्जी चेंज हो रही है यानी बढ़ रही है, तो ये बढ़ रही है तो ये आ कहाँ से रही है। साइमल्टेनियसली आप एक साथ अगर पूरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे, विजुलाइज करेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि इसके पीछे के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, तो इस रीजन में जो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी है ये डिक्रीज हो रही होगी, इस रीजन में ये इंक्रीज हो रही होगी, क्योंकि पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है। इसके लेफ्ट, राइट, आगे पीछे सराउंडिंग में भी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज अगर हम देखें तो विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, ये चार्ज रेस्ट पे है तो हर जगह एट एवरी पॉइंट इन इट्स सराउंडिंग फील्ड एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। सो हम ये भी कह सकते हैं चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर फोर्स इन द रीजन, इन द सिस्टम, द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम शुड रिमेन कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट तभी रह सकती है जब एनर्जी पीछे के रीजन से आगे के रीजन में फ्लो हो रही होगी। व्हेनेवर दिस एनर्जी फ्लो इज देयर देन ओनली वी कैन स्टेट इन दिस सिचुएशन एनर्जी कैन रिमेन कांस्टेंट। सो ये सिचुएशन आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो उसकी सराउंडिंग रीजन में एनर्जी का फ्लो होता है, विदाउट विच energy can never remain conserved। और अगर एनर्जी फ्लो हो रही है तो one thing you should keep down as a note which is very very important for all of you, this note always keep in mind, which state electric field energy can only be transported by
electromagnetic waves, this is a very important point you should keep in mind. Electric field energy can only be transported by electromagnetic waves. के proof पे अभी हम नहीं जाएंगे. Upcoming years में when you'll get into engineering, you will study the depth of this logic in electromagnetic waves. Also will study a bit of it. लेकिन ये हमेशा ध्यान रखें जो electric field energy होती है, it can only be transported by electromagnetic waves. Means अगर कहीं पे कोई charge move कर रहा है, भले ही वो constant velocity से चल रहा हो, तो भी इसकी surrounding में electromagnetic waves exist करने लग जाती हैं. एक चीज़ आपने अपनी early grades में पढ़ी होंगी that also I want टू मेक यू रिकॉल कि जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है तो इट एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, समहाउ दैट इज लिंक्ड विद दिस, बट उसका प्रूफ आपने उस वक्त नहीं पढ़ा होगा. लेकिन टू सम एक्सटेंट हमने एक चीज़ अभी डिस्कस करी कि अगर एक चार्ज मूव करेगा तो इसके सराउंडिंग रीजन में फील्ड एनर्जी में चेंजेस होंगे, यानी फील्ड एनर्जी फ्लो करेगी और वो एनर्जी फ्लो होने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करेंगी. मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चार्ज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट कर रहा है, वो कंडीशन थी व्हेन द चार्ज एक्सेलरेट्स देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves are emitted by the charge. Acceleration में v बढ़ भी सकती है, v कम भी हो सकती है, इसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है. जो आपने बोर मॉडल के अंदर पढ़ा होगा, रदरफोर्ड मॉडल के फेलियर की बात करी होगी कि व्हेन इन द सराउंडिंग ऑफ अ न्यूक्लियस अ चार्ज इज रिवॉल्विंग, सो इन दैट केस दैट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन एंड द चार्ज एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इसकी एनर्जी ड्रॉप होती है एंड फाइनली द चार्ज मे गेट कोलैप्स्ड विद द न्यूक्लियस. सो समहाउ ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, मिलती जुलती हैं. जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, अलग अलग सिचुएशंस को एनालाइज करेंगे तो थिंग्स विल गेट मच मोर क्लियर टू यू. सो बी अलाइन एंड अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ केयरफुल मैनर. सो यहाँ पे जो चीज़ हम बात कर रहे हैं वो बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसपोर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड से भी चार्ज चल रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो भी इसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, बट ज़रूरी नहीं है वो वेव्स चार्ज ने एमिट करी हों. तो जो सराउंडिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसका मतलब सराउंडिंग में कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए, बिकॉज आप अर्ली ग्रेड से पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं तो in case of electromagnetic waves, if a wave is traveling in a particular x direction, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट करते हैं इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ ऑसिलेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड इन अदर प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स जेड प्लेन में ऑसिलेट करेगा. दिस थिंग यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर अर्ली ग्रेड्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. दैट्स व्हाट यू नीड टू हैव अ बेस फंडामेंटल इन योर माइंड, दैट्स एसेंशियल. सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड एज अ बेस. सो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे. सो एक चीज़ हमारे सामने आ गई कि एक मूविंग चार्ज है तो इसकी सराउंडिंग में ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बी वेक्टर से डिनोट करते हैं, ये एग्जिस्ट करता है. बी एग्जिस्ट इन सराउंडिंग ऑफ अ मूविंग चार्ज. इस चीज़ को आप हमेशा के लिए दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि बिना मैग्नेटिक फील्ड के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हो ही नहीं सकती. सो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन सराउंडिंग ऑफ अ मूविंग चार्ज, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्जेस. अब इसके मैग्नीट्यूड के बारे में, इसके बारे में आप इन डेप्थ अगर थ्योरेटिकल पढ़ना चाहते हैं, हमारे रिविजन चेकलिस्ट से, कॉन्सेप्ट वीडियो से पढ़ सकते हैं, या जो बुक मैंने आपको बताई वॉल्यूम 3B, इसमें बहुत डिटेल्ड फंडामेंटल एक्सप्लेनेशंस हैं. हैव अ गुड हैबिट ऑफ रीडिंग फ्रॉम बुक्स, और इस बुक की जो लैंग्वेज है, इस बुक की जो अंडरस्टैंडिंग है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन बिल्डिंग योर बेस ओवर द कॉन्सेप्ट्स. तो डू नॉट मिस इट आउट. आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर. अगली सिचुएशन देखते हैं जिसमें हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज मैग्नीट्यूड में कितना होता है और उसके एप्लीकेशंस किस तरह से देखे जाते हैं. आइए आगे बढ़ेंगे. पोजी क्लियर करें. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट्स हैव अ लुक ऑन द सिचुएशन कि अगर एक चार्ज क्यू वी वेलोसिटी से एक डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन मैंने ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करी है, बट इट डजंट मीन द चार्ज इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. इट मे बी मूविंग इन अ कर्व्ड पाथ. इस तरह के कर्व में भी मूव कर सकता है, बट एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी वुड बी टेंजेंशियल. दिस पाथ कैन बी कंसिडर्ड एज ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल, बट चार्ज वुड बी हैविंग अ टेंजेंशियल वेलोसिटी. तो किसी भी इंस्टेंट पे इस चार्ज से वेलोसिटी वेक्टर से थीटा एंगल पे अगर एक पोजीशन वेक्टर आर लिया जाए तो पी पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड हमें बात करनी है. सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यू ऑलरेडी स्टडीड. बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल हम निकाल सकते हैं. थंब को वेलोसिटी की डायरेक्शन में लें तो जो
पाम है आपकी, पाम का फेस है, उसका फेस वेक्टर आपको मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो इस लाइन के राइट साइड में जितने भी पॉइंट है उन पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा और लेफ्ट वालों में आउटवर्ड होगा। दिस पाम फेस को दिमाग में रखिए। कई स्टूडेंट फिंगर्स को कर्व्ड करते हैं जैसा बुक्स में दिया होता है, इसमें कई बार डायरेक्शन कंफ्यूजिंग हो सकती है। आप पाम को स्ट्रेट रखिए और पाम के फेस के वेक्टर को मैग्नेटिक फील्ड से लीजिए, आपकी कभी किसी भी तरह के 3 डायमेंशनल केसेस में गलती होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। सो इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड। एंड हेयर आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डेरिवेशन ऑफ रिजल्ट्स। डेरिवेशन के लिए आप हमारे कॉन्सेप्ट वीडियोस से रेफरेंस ले सकते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू नॉट क्यू वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 pi r square. This is what you need to keep in mind, and vectorially this b vector can be written as mu naught upon 4 pi multiplied by q into v क्रॉस r। देखो वेलोसिटी वेक्टर इधर है, r वेक्टर इधर है, तो v क्रॉस r कम्स इन इनवर्ट डायरेक्शन, तो दिस डायरेक्टली गिव्स v क्रॉस r डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये दोनों एक्सप्रेशंस आपको ध्यान में रखने हैं। दिस मैग्नीट्यूड एंड दिस द वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी। तो मूविंग चार्जेस की वजह से इनकी सराउंडिंग में डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट द रिजल्ट। और एक चीज़ और यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है कि जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव करे, अगर इस डायरेक्शन या इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया जाए अलॉन्ग द लाइन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, तो थीटा 0 या 180 होगा एंड इट्स मैग्नीट्यूड विल कम आउट टू बी 0। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे और दिस हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड। मैग्नेटिक फील्ड इज 0 ऑन लाइन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। छोटे छोटे पॉइंट्स अपने, अगर आपने हमारी रिवीजन चेकलिस्ट से शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं तो उन शॉर्ट नोट्स में ये छोटी छोटी चीजें ऐड ऑन कर लीजिए। दैट विल बी हेल्पिंग यू इन ओवरऑल बूस्टिंग योर फंडामेंटल। नाउ दिस इज फॉर द केस ऑफ अ मूविंग चार्ज। द सेम थिंग कैन बी रिप्लेस्ड फॉर अ करंट एलिमेंट, एंड दैट्स व्हाट इन द सिचुएशन वी टॉक अबाउट अ लॉ दैट इज कॉल्ड बायो-सावर्ट्स लॉ। दिस बायो-सावर्ट्स लॉ स्टेट्स कि किसी भी करंट कैरिंग वायर में इफ वी कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl, सो एक dl लेंथ के एलिमेंट को हम एक मूविंग चार्ज से इक्विवेलेंट मान सकते हैं और इस एलिमेंट को हम डिफाइन करते हैं करंट एलिमेंट। And for a current element, the physical quantity Q into V can be replaced with the equivalent quantity IDL। अब ध्यान से आप देखेंगे तो इन दोनों की यूनिट्स आपको सेम दिखाई देगी। This coulomb meter per second, this is also coulomb per second into meter. So this is a physical quantity QV which is considered equivalent to IDL and this is called as current element. So अगर कभी ये बात हो कि moving charge का current element कितना है, current element can be considered as a separate physical quantity. Yes, आप अगर इसको विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे तो डायरेक्टली अभी विजुलाइज नहीं होगा, लेकिन थोड़ी लेक्चर्स के बाद जब हम मैग्नेट्स के ऊपर या मैग्नेटिक पोल्स की बात करेंगे तो आप इजीली एनालाइज कर लेंगे कि कैसे मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं एंड हाउ मैग्नेट्स आर रिलेटेड विद मूविंग चार्जेस। तब ये करंट एलिमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आपको ये दिमाग में रखना है सिर्फ करंट एलिमेंट इज QV। For a moving charge, for a current carrying wire, it is a product of current and the element length. So if this is replaced with IDL, so इसी IDL से at an angle theta किसी P point पे position vector is R. If you wish to calculate the magnetic field, this is written as mu naught QV की जगह आप डाल देंगे IDL sin theta divided by 4 pi R square, और vectorially it is again written as mu naught upon 4 pi. Now you can directly write I is having a particular direction, but I is a scalar quantity, तो I cannot be considered as a vector. So vector यहाँ पे हम dl को लेंगे और एक r को लेंगे तो डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट से आएगी। अगेन करंट जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में आप थंब को लगाइए। पाम शुड बी फेसिंग और फिंगर शुड बी फेसिंग टुवर्ड द पॉइंट जहाँ पे हमको फील्ड निकालना है। पाम वेक्टर विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो इन दिस केस इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू dl क्रॉस r डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म है और ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन है एंड दिस इज रिटन एज बायो-सावर्ट्स लॉ। सेम दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो बायो-सावर्ट्स लॉ। जब मैंने डायरेक्ट एक्सप्लेन किया, लॉ के नाम को आपसे कहीं कोई MCQ में नहीं पूछने वाला है, वेदर इट इज JEE मेन और नीट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेस और द क्रक्स ऑफ द कॉन्सेप्ट विच वी आर डिस्कसिंग। तो ये दोनों चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। सो ये जो ऑनियन लेक्चर था ये बहुत छोटा सा था, मैंने एक ही सिचुएशन ली, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था पूरे के पूरे मैग्नेटिज्म को समझने के लिए। और ऑनियन लेक्चर का मेरा पर्पस भी ये है कि हम स्पीड में छोटे छोटे पार्ट से चीज़ों के एप्लीकेशंस को समझते जाएं, सिचुएशंस को समझते जाएं। जैसे हमने यहाँ पे सिचुएशन ली कि इफ देयर इज अ मूविंग चार्ज, इट इज इक्विवेलेंट टू अ करंट कैरिंग वायर एलिमेंट एंड करंट एलिमेंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अब हम बात करें कुछ यूनिट्स की, तो क्विकली यू कैन सी
यहाँ पे फर्दर यू कैन राइट यूनिट ऑफ करंट एलिमेंट. Unit of current element can be written as ampere meter. If you talk about unit of magnetic field, यहाँ पे unit of magnetic field हम लेते हैं Tesla, which is abbreviated only as T, and this is also written as Weber per meter square. How this unit Weber per meter square comes, this we'll discuss in terms of magnetic flux. Weber is the unit of magnetic flux. तो upcoming screens में, upcoming lectures में we'll talk upon कि how this unit of magnetic field stands in place. But यहाँ पे आपको सिर्फ magnetic field की basic understanding रखनी है कि एक current की वजह से magnetic effects कैसे develop होते हैं. Upcoming lectures of onion physics में इनके further application लेने वाला हूँ. तो मैं भी यही चाहूँगा कि आप छोटे छोटे ऑनियन लेक्चर्स को दिमाग में बैठाते जाएं और एप्लीकेशंस के साथ आगे बढ़ें. दिस विल गिव यू सच ए स्ट्रॉन्ग शॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ एनी टॉपिक ऑफ फिजिक्स, जिससे आपका रिवीजन भी स्ट्रॉन्ग होगा और एप्लीकेशंस अल्ट्रा हाई लेवल पे आप ले जा सकते हैं. अपकमिंग लेक्चर्स में विल मीट सून, लेकिन बिफोर कंक्लूडिंग आई स्ट्रांगली सजेस्ट आपने ज्वाइन नहीं किया तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें t.me/physicgalaxyworld, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो रिसोर्सेज हैं आपके ओवरऑल प्रिपरेशन को, एप्लीकेशन को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है. Stay tuned on the Telegram. No matter which competition you are preparing, JEE, NEET, Physics Olympiad, or even for your school examination where your MCQs are extremely important, so that will be helping you out. Wish you all the best.